So good afternoon, class 12. We are starting with depression of freezing point there, depression in freezing point. For that, first we have to know what is freezing point. अच्छा, freezing का मतलब आप सब क्या जानते हैं? Okay, let's talk about it. Whenever a liquid substance is kept at low temperature, जैसे आप पानी भर के अपनी बर्फ की ट्रे में फ्रिज के अंदर रखते हैं, फ्रीजर के अंदर रखते हैं, या फिर तो वो लिक्विड सब्सटेंस थोड़ी देर बाद जम जाता है या सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे अगर पानी की बात करें तो वो आइस बन जाता है। ठीक है, अब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, आप लोग को ये बात तो पता है, अगर तुम लिक्विड को उबालोगे, ठीक है, या उसे हाई टेम्परेचर पे रखोगे, उसके वेपर्स बनते हैं लिक्विड के। अब ध्यान से सुनना, चाहे एक सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मैम सॉलिड्स कभी वेपर्स ही बनाते, बट लेट मी टेल यू, सॉलिड भी वेपर्स बनाते हैं, बट वो इतने कम वेपर बनाते हैं कि वो नेग्लिजिबल है। समझ में आ रही है बात? कि सॉलिड इतने कम वेपर्स बनाते हैं, वो अमाउंट इतना कम है कि उसे इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए वो कभी भी आज की डेट में हम लोग कभी ये नहीं पढ़ते सॉलिड फॉर्म्स वेपर्स, सॉलिड भी वेपर्स बनाते हैं। बट मतलब कहानी क्या है कि इतनी देर में तो लिक्विड पता नहीं कितने वेपर बना देगा और सॉलिड पता चला एक ही वेपर बना रहा है। तो वो ही जो टाइम लिमिट है जिसमें हम लिक्विड के वेपर्स देख रहे हैं और सॉलिड के वेपर्स देख रहे हैं, वो उसमें इतना ह्यूज डिफरेंस दिखता है कि हम कहते हैं भाई ये तो ना के बराबर बना रहा है, इसे तो इग्नोर कर दो। ठीक है, अल्टीमेटली अब बात समझना बेटा, लिक्विड भी वेपर्स बनाते हैं और सॉलिड भी वेपर्स बनाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब वेपर बनते हैं बेटा, वेपर्स का एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। और जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब सोचो कैसे, जरा मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। लिक्विड तब ज्यादा वेपर्स बनाता है जब उसको टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। मेरी बात प्लीज सुनो बेटा, लिक्विड तब ज्यादा वेपर्स बनाता है जब उसे टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। यानी टेम्परेचर अगर हाई है तो वेपर्स भी हाई रेट पर बनेंगे। ठीक, अगर मैं टेम्परेचर लो कर दूं बेटा, बता वेपर्स ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? कम बनेंगे, तो वेपर्स भी लो बनते हैं। तो जब तुम किसी लिक्विड को फ्रीज करने जा रहे हो, उसे लो टेम्परेचर पे रखोगे या हाई टेम्परेचर पे रखोगे? लो टेम्परेचर पे रखोगे तो उस लिक्विड के भी वेपर्स लो ही बनेंगे। समझ में आ गई बात? उन लो वेपर्स से जो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट होता होगा, वो जो लो वेपर्स हैं वो थोड़ा बहुत जो भी वेपर प्रेशर बना रहे होंगे, अपने वेपर्स का प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, वो सॉलिड कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के साथ मैच कर जाता है। तो जब वो आपस में दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये सिचुएशन आती है, हम उसे क्या कह देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मेरी बात प्लीज सुन लो। जब आप टेम्परेचर लो रखते हो, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पर यानी टेम्परेचर कम रख रहे हो, तो लिक्विड्स, बेटा बच्चे जल्दी आ जाओ, जरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, आजा। जब हम टेम्परेचर लो रखते हैं तो जो लिक्विड है, जो वोलेटाइल लिक्विड है, जो वेपर बनाता है, उसके वेपर कम बनते हैं। सॉलिड के तो वैसे ही वेपर कम बनते हैं। समझ में आ गई बात? लिक्विड के वेपर भी कम बन रहे हैं, सॉलिड के तो ओरिजिनली ही वेपर कम बनते हैं। तो जब इन दोनों के जितने भी वेपर बने, जब उनका वेपर प्रेशर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि वो आपस में इक्वल हो जाता है, उस समय आप लोग क्या कहोगे? द लिक्विड हैज अचीव्ड इट्स फ्रीजिंग। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब जरा इस पॉइंट को जरा लिख लीजिए, यहां से स्टार्ट करना बेटा। द फ्रीजिंग पॉइंट of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase
is equal to its vapor pressure in its solid phase. All done? बेटा इसके बाद से सेकंड पॉइंट से अब आप लोग लिखना शुरू करना. लीव डाउन अ हाफ सेक्शन ऑफ योर पेज. ठीक है, उसके बाद करें बच्चे. ओके, नाउ लिसन. यहां मेरे पास समझ लो वाटर नाम की चीज है, एक लिक्विड सॉल्वेंट है, और या वाटर नहीं, कोई भी लिक्विड मान लो, और हम उसे मानकर चल रहे हैं वोलेटाइल है. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? जो बहुत सारे वेपर्स बनाए. तो इसने बहुत सारे वेपर्स बनाए. ठीक है, ये इसके वेपर्स हैं. अगर इसके वेपर्स बहुत ज्यादा हैं, वेपर्स बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में बन रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर भी हाई होगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. और इस वेपर प्रेशर को, क्योंकि ये प्योर है, अकेला है लिक्विड, कोई इसके साथ मिलावट नहीं है, कोई चीनी नमक आपने इसके अंदर नहीं डाला है, तो ये प्योर है. तो इसका जो भी वेपर प्रेशर बना, उसको हमने पी नॉट से इंडिकेट किया. नॉट हम वहां लगाते हैं जो प्योर होता है, जिसके साथ कोई और चीज नहीं डाली जाती. गॉट इट? अब तुमने क्या किया, थोड़े समय बाद इसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर आपने कोई सॉल्यूट मिला दिया. ये जो सॉल्यूट है और ये है हमारे पास जो ओरिजिनल सॉल्वेंट, इन दोनों ने मिलके बनाया सॉल्यूशन. जैसे पानी में नमक डाल दो. तो आपने क्या देखा कि ये जो सॉल्यूट है, इसकी वजह से लिक्विड जब अकेला था तब तो इतने सारे वेपर्स बना रहा है, अब वेपर बहुत कम बना रहा है. क्योंकि सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल. और सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल. तो सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है वो तो बहुत सारे वेपर्स बना रहा है, मगर ये लिक्विड, ये जो सॉरी सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है, ये अड़स पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से वेपर्स इतने नहीं बन रहे. और अगर मैं यहां बोलूं तो वेपर्स बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी वेपर प्रेशर क्या है? लो. ठीक है. इसके वेपर प्रेशर को हमने कहा पीएस, क्योंकि सॉल्यूशन है तो इसके वेपर प्रेशर को हमने बोला पीएस. तो लेट्स टॉक अबाउट इट. अब जरा सुनो. पी नॉट यानी वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के मुकाबले. ठीक. अब मैंने इनको जमाना है, मुझे जमाने के लिए रखना है. आई यू गेटिंग मी? मुझे इन्हें सॉलिडिफाई करना है, इसको भी, इसको भी. यानी मैंने एक ट्रे प्रिपेयर करी जिसमें सिर्फ पानी पानी था, एक ट्रे मैंने ऐसी प्रिपेयर करी जिसमें पानी के साथ नमक भी डाला हुआ है. दोनों को तुम्हें सॉलिडिफाई करने रखना है. कहाँ जाके रखोगे? गैस के ऊपर, बर्नर के ऊपर, या फ्रिज के अंदर? फ्रिज के फ्रीजर के अंदर. एग्जैक्टली राइट. तो ये बता बेटा, जब तुम इन दोनों की ट्रेस को, या मान लो तुमने एक पॉट बना लिया, उन दोनों को तुम जाकर फ्रीजर के अंदर रख रहे हो, टेम्परेचर हाई ले जा रहे हो, टेम्परेचर लो ले जा रहे हो? टेम्परेचर लो ले जा रहे हो. ओके. तो ठीक है, अब हमने इन दोनों को, यानी हमने प्योर सॉल्वेंट को एज वेल एज सॉल्यूशन को लो टेम्परेचर पर, बेटा प्लीज सुन लो, क्योंकि इतनी ना कई बार पॉइंट्स भी मेरे दिमाग में ना मैं रट के नहीं आती, उसी वक्त ओरिजिनेट होते हैं, और इससे मैं आपसे कह रही हूँ उसी वक्त के लिए सुन लिया करो बहुत ध्यान से. प्योर सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूशन को लो टेम्परेचर पे आपने इसे सब्जेक्ट कर दिया. ठीक है. अब बताना जरा ध्यान से. इसके वेपर्स बहुत ज्यादा थे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स बहुत ज्यादा थे,
तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बहुत हाई है, इजंट इट डियर? तो आप बताओ, इसके वेपर प्रेशर को, इसके इन वेपर्स को तुम्हें कम करना है। कम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि तुमने टेम्परेचर लो कर दिया है। लो टेम्परेचर पे वेपर्स ज्यादा नहीं बनते, तो टेम्परेचर लो होता जाएगा, यानी अब वेपर्स भी कम बनेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के तो पहले ही वेपर्स कम थे, तुमने उसको भी लो टेम्परेचर पे सब्जेक्ट कर दिया, तो इसके वेपर्स तो और ना के बराबर हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। यानी अगर मैं बोलूं ज्यादा टेम्परेचर लो कहां गया कि उसके वेपर्स और कम हो जाए, ज्यादा टेम्परेचर किधर लगेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर का मतलब कितना लो टेम्परेचर मैं और लगाऊं भैया, इसके वेपर्स कम करो तब जाके तो ये फ्रीज होगा। प्योर सॉल्वेंट के बारे में, इज दैट क्लियर? ऐसे बोलते हैं हम लोग, इजंट इट देयर? और इसके यहाँ तो वेपर्स और बहुत कम है बेटा, बहुत ही कम है, तो ये तो आप करोगे तब भी बहुत कम, ये तो और लो चला जाएगा। मतलब इनफैक्ट मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लो टेम्परेचर यहाँ पे भी लगना है, लो टेम्परेचर यहाँ पे भी लगना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास, हमें इसको नलीफाई नहीं करना, बिल्कुल जीरो नहीं करना इसके वेपर्स को ना इसको, तो हमें कहाँ संभाल के चलना होगा कि कहीं वेपर प्रेशर, कहीं टेम्परेचर इतना लगाओ भाई, कहीं ऐसा ना हो वेपर बिल्कुल गायब हो जाए। तो उसके लिए हमें ध्यान किसका रखना होगा? सॉल्यूशन का, क्योंकि बेटा हमें इन दोनों को फ्रीज करना है। फ्रीज करने का रूल ये होता है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उस सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब जाके फ्रीजिंग पॉइंट अचीव होता है। तो देखा ये गया है, जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ऐसे आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है, तो जरा ध्यान से सुनो। जब हम किसी सॉल्यूट के अंदर नॉन वोलेटाइल, हम जब किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो चला जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो चला जाता है, क्योंकि उसे उस सॉल्यूट को भी उसके अंदर कैप्चर करना होता है, जिसके लिए इनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो चला जाता है इन कंपैरिजन टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अल्टीमेटली आपको सी पॉइंट पे ये लिखना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये बताओ, अगर मैं कह रही हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज टी एफ नॉट, और इसका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ एस, तो आप बताइए दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फ्रीजिंग पॉइंट्स। कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ बताइए? बड़ा कौन हुआ? टी एफ नॉट, और उसमें से माइनस क्या होगा? टी एफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों के इस डिफरेंस को कहा जाता है डिप्रेस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसका तो लो चल ही रहा था, इसका तो और लो हो गया। तो अल्टीमेटली जब हम ऐसे मूव करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट हमें लोअर होता हुआ दिखता है, इसलिए टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर ऐसे चलने पर, इस रास्ते पर चलने पर कोई प्रॉपर्टी कम होती है, तो उसके लिए फिर हम ये वर्ड यूज करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता चला गया। इज दैट क्लियर? पहले ही कम हो रहा था, पहले बताओ फ्रीजिंग यहाँ पे भी टेम्परेचर तो लो, यहाँ पे भी था टेम्परेचर तो लो, यहाँ पे भी था, मगर इसका और कम हो गया क्योंकि ना के बराबर वेपर्स थे, तो उसके वेपर को सप्रेस करने के लिए आपका और नीचे जब टेम्परेचर गया वो तो और कम हो गया। इज दैट क्लियर? इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो गया, दैट इज सॉल्यूशन का कंपेरेटिवली टू प्योर सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर डियर? समझ में आई? अर्जुन एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो सब लोग? करो बेटा जल्दी से इसे लिखो, और इस पॉइंट को लिखना फिर, चलो पहले उतारो, लिखना वेयर डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाया जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डन। हम्म। आप लोग ने कभी ये देखा है कभी, हमारे मेरठ की बहुत पॉपुलर आइसक्रीम है A1 आइसक्रीम। Obviously, matlab, I need to say, I really love the taste of it. But unfortunately, I learned it yesterday only. I had 2 or 3 one day. It was around 7, 8 days back. So I went there. मेरे वहां पे वो बेटा सॉफ्टी में नहीं मिलती, वो स्कूप डाल के ऊपर पाइनएप्पल लगा देते हैं, ऊपर काजू डाल देते हैं। आई डोंट लाइक कैश्यूज, उनको माइनस कर दो। आई लाइक पाइनएप्पल अलोंग विद दैट वनीला फ्लेवर, व्हाट दे एवर दे सर्व, पता नहीं कौन सा फ्लेवर अच्छी लगती है। बचपन से खाते आए हैं। बट अब क्या हुआ कि फ्यू डेज बैक व्हेन आई हैड इट, आई हैड बैड स्टमक प्रॉब्लम। मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू ऑल कि हाउ वाज आई फीलिंग एट दैट टाइम। और हुआ क्या, अब मुझे पता चला, सम ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम व्हाट डिड दे डू, जो पाइनएप्पल है बेटा बहुत कॉस्टली आता है, तो उसको थ्रेश करना, उसको फिर उसको इस तरह से मतलब उसके लच्छे बनाकर उसे चाशनी में डुबो कर रखना, उनको काफी कॉस्टली पड़ता है। तो दे आर एडिंग, आई डोंट नो, सम घिया। मैं कहा घिया भी डाल रहे हैं और अगर उसे चाशनी में डालकर कर रहे हैं तो दैट्स गुड थिंग। घिया खाने से कोई बीमार नहीं पड़ सकता। तो आई हर्ड कि उसमें फूड कलर डाल रहे हैं, येलो रंग का फूड कलर। कुछ लोग, सब नहीं करते। अब ये तो कोई टेस्ट नहीं करेगा भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो और कभी आप देखना कुछ के पाइनएप्पल का कलर बहुत इंटेंसली येलो होता है और कुछ का ठीक ठीक येलो होता है। तो ये उसी वजह से ही होता है क्योंकि कुछ लोग उसके अंदर क्या डालते हैं, yellow color, and that is not at all good for your stomach. But what I mean to say, why did I start this topic today? First was your health concern. Second topic is linked to our depression in freezing point. How जब नमक और बर्फ की लेयर्स बनाई जाती हैं तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से जो उनकी आई, भाई वो फ्रीजर देकर थोड़ी चलते हैं हर जगह। वो लोग तो एक, आपने कभी देखा उनका एक पॉट होता है, तो उसके चारों ओर नमक और बर्फ की वो शायद लेयर्स बिछी होती हैं, जो उसके टेम्परेचर को इतना लो कर देती हैं कि वो आइसक्रीम फ्रीज रहती। मतलब हमारे यहाँ तो फ्रीजर्स का कॉन्सेप्ट है, बट दीज पीपल दे आर ऑन देयर मटका सराउंडिंग, मतलब उनका मटकाज आर सराउंडेड बाय दीज काइंड ऑफ लेयरिंग। व्हाई, अब समझो ये वाला प्रोसेस हुआ है इसके अंदर। क्या हो गया, जब आपने पानी के अंदर क्या डाला, नमक, फ्रीजिंग पॉइंट और लोअर होता चला जाता है। इज दैट क्लियर? और कम हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा हाई रहा इसके मुकाबले। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, नमक और जो बर्फ का कॉम्बिनेशन है, दैट एक्ट्स एज अ वेरी गुड फ्रीजिंग एजेंट। ये फ्रीज करवाने के लिए काफी यूजफुल होता है। इज दैट क्लियर? तो सोचो, दे डोंट नो साइंस बट दे नो द कॉन्सेप्ट एंड दे हैव अप्लाइड इट। आई थिंक एजेस इट्स बीन, जब मैं बहुत छोटी थी मैं तब से मैं इसका सुन रही हूँ, तो तुम लोग तो अब आए हो, तो तब उनकी बात की जाए तो तुम लोग ने भी देखा है। तो एजेस इट्स बिन कि तब से वो लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, उन्हें ये पता है इसको इसमें मिलाओ ये कर लेते हैं, वो अप्लाई करते हैं, हम सुनकर रह जाते हैं। मैम हम बस 12th के पेपर के अंदर, अपने कंपटीशन के पेपर के अंदर अप्लाई करके इस बात को आगे की ओर धक्का दे देंगे। वो अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर बोला जाए, साइंस तब मानी जाती है जब उसका एप्लीकेशन यहाँ आ जाए। कभी जीवन में कोई बात आए तो तुम्हारी अगर साइंस तुम्हारे दिमाग से निकल रही है, इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट लगाओ, तो समझना पढ़े लिखे हो। नहीं तो बाकी सबने तो एग्जाम पास किए हैं बस नाम के। ठीक है, तभी कहते हैं प्रोफेशनल डिग्री जरूर लेना आगे चल के, थ्योरेटिकल डिग्री मत लेना बेटा। डन बच्चे टिल यहाँ तक? So now the third point, now let's get started. Delta TF is equal to TF naught minus TF solution.
This is known as freezing point of pure solvent. This is freezing point of solution. And this is known as depression in freezing point. Now the fourth point. According to experiments, this delta TF is directly proportional to the molality of the solution. We don't have to specify this. How are they, ma'am, proportional? We have to just accept the result of the various experiments that have been done, that delta TF is directly proportional to molality. मोलालिटी का फॉर्मूला अभी ओपन करेंगे, बट पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ पे हटाकर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं KF इनटू M. दिस KF इज टर्म्ड एज बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. डन. अब जरा इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में पहले बात करते हैं. लेट मी हेल्प यू विद वन मोर थिंग, और फिर बस केफ की बात करते हैं. आर यू डन? गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? बेटा प्लीज हेल्प मी आउट. ओके, तो अब लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी. लेट्स ओपन मोलालिटी बच्चे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kg. KF इंटू N सॉल्यूट को ओपन करते हैं, वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट. इन केस अगर वो आपको ग्राम्स में दे दे तो ऊपर 1000 लगा दीजिएगा. और डेल्टा TF का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, TF नॉट माइनस TF सॉल्यूशन. तो अल्टीमेटली हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो इस पूरे क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होगा. एंड दिस इज व्हाट डेल्टा TF. Now the sixth point, let's talk about KF. KF is, as I told you, it's known as cryoscopic constant. तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला उतारते हैं, दैट इज डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, एंड KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M. डेल्टा TF क्या है बेटा? दैट इज द टेम्परेचर. ऑफ कोर्स यू आर मेजरिंग दैट इन केल्विन, और मोलालिटी है मोलर. तो इसकी यूनिट हो गई केल्विन पर मोलर. और आई कैन से मोलर की एक और यूनिट होती है मोलालिटी की, kg पर. 1 सेकेंड बच्चे, मोल्स पर kg. तो फिर यूनिट बन गई केल्विन kg मोल इनवर्स. ये तो हुई इसकी यूनिट की बात. KF की यूनिट है केल्विन kg पर मोल, और वी कैन से केल्विन पर मोलर. डन? डन एवरीवन? डन डियर? कर लो. हम्म. अब इसी में बेटा ये जो KF है इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. KF की बात करते हैं तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M.
अगर मैं केएफ की डेफिनेशन कराना चाहती हूँ तो मुझे मोलालिटी को बेटा 1 लेना पड़ेगा। तो लेट्स टेक मोलालिटी इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ, अगर मोलारिटी 1 हो जाए। या क्योंकि हमने अभी पढ़ा डेल्टा टीएफ का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज केएफ इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द मोलालिटी फॉर्मूला अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे एन सॉल्यूट को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 1 ले लिया जाए और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो केजी में है उसे भी अगर हम 1 केजी ले लें तो ये भी 1/1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1। तब भी फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ। दोनों सूरतों में एक ही बात है, या तो स्ट्रेट स्ट्रेट वे मोलालिटी को 1 ले लो, या मोलालिटी के फॉर्मूले को जो खोला है उन दोनों क्वांटिटी को भी 1 ले लो, बात तो एक ही है ना। दो बातें तो नहीं है, बातें तो एक ही हैं। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों में हम लोग कहेंगे, चाहे आप ऐसा मान लीजिए चाहे आप ये मान लीजिए, दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज दी। अब देखो एक में सुनो सब लोग, केएफ इज डिफाइंड, केएफ मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज दी डेल्टा टीएफ। क्या होगा, डेल्टा टीएफ को क्या बोलते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एज दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when, ये कब हुआ, when the molality of the solution is 1, or we can say when 1 mole of solute ये वाली चीज is dissolved in 1 kg of solvent। डन बच्चों, बताओ। अच्छा, अगर मैं इस लाइन की जगह लिख दूं यहाँ पे, और मोलालिटी इज यूनिटी, तो बात समझ में आती है आपको। या तो मैं इसको लिख दूं मोलालिटी इज यूनिटी, या इसके फॉर्मूले को ओपन करके दोनों को 1/1 करके वो वाली लैंग्वेज लिख दूं, बात तो एक ही है। ठीक है, लेकिन टीचर्स ये वाली बेटा भाषा को ज्यादा फेवरेबल मानती है। ओके, तो इसलिए बातें दोनों की मतलब एक ही निकलता है। गॉट इट एवरीवन? डन एवरीवन? सो नाउ द 8th वन, बेटा रोक दिया करो, किसी का रह जाया करे। ठीक है, रेज योर हैंड एंड से दैट मैम आई जस्ट नीड सम टाइम। ओके, कोई बात नहीं उसमें। तो चलो अब 8 वाला फॉर्मूला इसका देखो, केएफ का एक और फॉर्मूला होता है एम इंटू आर इंटू टी एफ नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। एम इज व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट
of pure solvent. R is what बेटा? गैस कांस्टेंट, वैल्यू गिवन होगी आपको. TF naught is the freezing point of pure solvent. और delta H fusion, this is enthalpy of fusion. अगर मैं इसी फॉर्मूले को 9th पॉइंट बना के ऐसे लिख दूं, m इंटू आर इंटू टी एफ नॉट का स्क्वायर. अभी आप ये कॉपी मत करना, ये वाला पॉइंट. 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन को अगर मैं m को बेटा डिनोमिनेटर में ले आऊं, यानी यहां से हटाकर इसके अपॉन में ले आऊं, तो दिस इज डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन m इज एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो यही वाला फॉर्मूला हमारा जो है, R इंटू टी एफ नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ. एंड एल एफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप सबको क्लियर हो गया ये वाली बात? ठीक है, ऑल डन, ऑल कॉपीड कर लीजिएगा. बताओ भाई नालायको, इज इट ऑल क्लियर? नाउ यू बेटर नो योर नेम्स. हाँ, इतने पहले जब मैं पूछती हूँ इज इट क्लियर, तो कभी कभी साउंड आती है. जब ये वर्ड बोलती हूँ तो थोड़ी मास में आती है. आई डू अंडरस्टैंड. चलो नेक्स्ट करें बच्चों. ओके, देखो देखो, सी हैंस प्रूव्ड. चलो, so now the 10 point says here, that is हमने जो फॉर्मूला बड़ा वाला पढ़ा था बेटा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी में, जिसमें हमारे पास ये पता होता है कि अगर अगर इफ इन केस आपको ऐसे लिख कर दे दिया जाए, दैट इज के एफ इज इक्वल टू के एफ अपॉन 0.1 किलोग्राम, ऐसे करके कुछ आ जाए, या ऐसे बोल दे के एफ अपॉन 1000 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम्स, ऐसे करके अगर कोई क्वांटिटी आपके पास आ जाए, तो अब इस बात का मतलब समझो. क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें हम ये रखते थे, वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अगर रख दिया तो ऊपर क्या आ जाता था? 1000. तो अगर ये चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो आपका ये बड़ा वाला फॉर्मूला जो डेल्टा टी एफ है, उसमें आपका फॉर्मूला बस इतना रह जाएगा, के एफ इंटू वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट इंटू 1000 की जगह 100. अगर ऐसा आया तो ये मैं आपको मतलब एक तरह से थोड़ा एडवांस पार्ट पे अगर मैं देखूं, तो ये कॉम्पिटिशन्स में आते हैं बेटा. ये अभी तक आज तक ना सीबीएसई ना आईएससी ना कोई और बोर्ड में कभी भी ये फॉर्मूला अभी यूज करने को नहीं आया है, बट यस, कॉम्पिटिशन्स में इट्स क्वाइट नेसेसरी. तो अब सोचो इतना सा फर्क है बस. यानी बाकी सारा जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हो साइंस के मतलब केमिस्ट्री के अंदर, वो सब कॉम्पिटिशन है, पर ये पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, दैट्स इट. तो कॉम्पिटिशन जो बच्चा, आई कैन एश्योर यू दैट my chemistry is not going to be a hurdle in your selection in any of the competitions. I can assure you that for that. But provided आपको अपनी हिस्से की मेहनत करनी होगी. ये थोड़ी कि मतलब कर लिया बस हो गया मेरे नाम से, ऐसे नहीं होगा. आपको अपनी मेहनत खुद देना. योर कॉन्ट्रीब्यूशन nobody can contribute मतलब else way. तो you have to follow your own way बेटा. तो इसलिए मैं आप लोगों से बात कह रही हूँ
केमिस्ट्री आपने जितनी 11th में मेरे पास पढ़ी है, जितनी आपने 12th में पढ़ी है, करके जाना ढंग से, एंड देन यू से टू मी मैम हम ढंग से करके गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ केमिस्ट्री की वजह से, नहीं, ऐसा नहीं होने। इज दैट क्लियर? केमिस्ट्री नहीं होगी प्रॉब्लम। हाँ, एज वेल एज फिजिक्स इज कंसर्न, और if in case you have maths or bio, then they are various field that would decide the whole sum result beta. We can't decide on one basis ना, हमें तो सारे सब्जेक्ट्स को लेके करना पड़ेगा इस वजह से। और आईआईटी में मैं आपको एक बार बता दूं, वन ऑफ आवर नोन्स अभी उसकी 35 रैंक आई है, जो मतलब सारा एस्टिमेशन हुआ है मार्क्स का उसमें ये, और विद 12th निकला है बेटा, विद 12th सिलेक्शन आया है, 11 12 के साथ उसने प्रिपरेशन करी एंड इट गॉट थ्रू इट। इवन आई हैव वन इन माय फैमिली, उसके 12th के साथ सिलेक्शन हुआ था, 12th का एग्जाम दिया, उसके मेडिकल एंट्रेंस क्लियर कर लिया था। राइट नाउ वो ऑप्थेल्मोलॉजी फॉलो कर रहा है, आइस के उसको, तो उसमें एमडी में उसने इस बार टॉप किया है, अपने जिस भी कॉलेज से कर रहा था उसमें उसने टॉप किया है। तो करते करते सब हो जाता है, कोई ये नहीं कह सकता नहीं होता, बट अपने आप को जज करना आना चाहिए। जैसे मैं ऐसी नहीं हूं, मैं हमेशा एक बार में एक काम लेती हूँ। हाउएवर वी से गर्ल्स आर मल्टीटास्कर, गर्ल्स एक बार में 3 4 काम संभाल सकती हैं। बॉयज थोड़े वैसे होते हैं विजन पार, एक बार में एक काम, एक बार में एक काम। मैं इसको फॉलो ज्यादा करती हूँ, मैं सोचती हूँ अपना 100% किसी एक काम को दे दो, दिस इज माई वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। बट किसी को लगता है नहीं मैम मैं और ज्यादा कर सकते हो, अब वो तुम्हें जस्ट करना होगा ना, तुम कैसे कर सकते हो। इसलिए मैं कहती हूँ किसी लाइन, किसी आदमी को या किसी भी सक्सेसफुल इंसान को तुम स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं कर सकते, तुम अपने आप में एक अलग इंसान हो, तुम्हारी अपनी आइडियोलॉजीज है, तुम्हारे अपना काम करने का एक तरीका होता है। तो पहले खुद को जज करो, उसके बाद काम करो। मैं मेहनती थी, मैंने साइंस ली, मेरा ब्रदर उतना मेहनती नहीं था, मैंने मम्मी पापा से कहलवा कर उस टाइम पर कहा था इसको कॉमर्स दिलवा, एंड ही डिड वेल, प्रिटी वेल देयर। लेकिन अपने आप को जज करना पड़ता है, दुनिया के हिसाब से नहीं चला जाता है। मेरी फैमिली ने सबने साइंस लिया, मैं भी साइंस ले लूं, साइंस अच्छी खासी मेहनत मांगता है, साइंस में आप 50 60% लेके पास हो रहे हो, क्या फायदा है। उतना तो आप उतना वहां पे डालते कॉमर्स में, आपके 70 80% कहीं नहीं गए थे। तो ये चीज होती है, खुद को जज करो। अब मैंने क्या कहा, लोग तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, मैं भी जैसे अभी बोल रही हूँ उसने टॉप किया, इसने ये किया, तुम 12th के साथ संभाल सकते हो, वेरी वेल करो, क्यों नहीं करो, बिल्कुल करो। तुम नहीं संभाल सकते तो अपनी 12th अच्छी करो, ये भी बहुत बड़ी बात है। 12th में 90s में परसेंटेज बार आ गई, फिर नेक्स्ट ईयर अपनी प्रिपरेशन करो, कोई नहीं पूछता। किसी भी रिश्तेदार को कोई मतलब नहीं है, हाँ लास्ट में जो तुम बन जाओगे उससे जरूर मतलब हो जाएगा, कुछ नहीं किया जीवन में, सब कुछ किया जीवन में, ये वाली लाइन आ जाती है। तो कभी किसी को हमें फॉलो नहीं करना बेटा, लेकिन अच्छी बातें एक्सेप्ट करते हुए, एक रोल मॉडल्स बनाते हुए अच्छी चीजों को जरूर फॉलो करना चाहिए, और अपनी स्ट्रैटेजी अपने आप बनाओ। बट अब जैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 12th है, मेरी बात मानो, पहले 12th बढ़िया तरीके से करो, कि मतलब मन में रिग्रेट ना रह जाए कि अगर मैं वो कुछ और कर लेता या कर लेती तो आज मैं 12th में 98% होल्डर होती है, 99% होल्डर होते। ये सब ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, नो रिमोर्स फीलिंग, मतलब आगे चल के जब 12th पास कर लोगे ऐसा कुछ ना हो। इसलिए मैं कह रही हूँ पुट योर बेस्ट इन क्लास 12th, एंड आई प्रॉमिस यू 11th जज नहीं करता 12th के रिजल्ट को, 12th का रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं, बहुत बढ़िया, जो बच्चे मेहनत कर जाते। मतलब 50% वाला भी जो मात्र 50% पे था 11th स्टैंडर्ड में, उस बच्चे ने 12th में 90% पे आया है। मैं इतना डिफरेंस बता रही हूँ आपको, 50% वाले से तो क्या उम्मीद करोगे। तो इसलिए कह रही हूँ, तो तुम लोग तो शायद उससे बेटर रहे हो, अच्छा नहीं भी रहे हो तब भी, पॉसिबिलिटी सबके लिए। ना मैंने कभी आप लोगों से, जो बच्चे मेरे साथ 11th में थे, ना मैंने आपके कभी 10th के रिजल्ट पूछे, ना मैंने कभी 11th के पूछे, मुझे पता है लाइफ बहुत डिफरेंट चलती है, बहुत अलग है। सुन रहे हो, अपनी एक स्टोरी फ्रेम करो कि कल, आज जैसे आज मैं ये इस पोडियम पे यहाँ पे होकर किसी बच्चे को याद करके आपको बता रही हूँ, यू गिव मी योर स्टोरी आई से दैट, ठीक है। बट खुद के लिए बेटा क्रिएटर खुद होता है। और अब अभी अभी अगर इस वक्त व्हाट्सएप पे अपना सारा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ गिगल करने में उठा रहे हो, जिंदगी तुम पे हंसेगी एक टाइम पर। यार तुम जो दे रहे हो तुम पाओगे, तो वही कोई एक्स्ट्रा थोड़ी मिल जाएगा एडवांटेज। और आजकल तो बेटा बड़े से बड़े लोग के लिए कह दिया जाता है कि खुद ने तो कुछ किया नहीं, माँ बाप की दौलतों पे कूद रहा है, खुद का क्या स्टेटस है, क्या किया है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, याद रखो। अनदर 10 years मोर ऑफ योर लाइफ, आई टेल यू, तुम मेरी बात करोगे जो मैं आज बोल रही हूँ आप लोगों से, कि मैम आप सही कहते थे उस टाइम पर। 10 साल है आपके पास में करियर बनाने के लिए बहुत अच्छे आफ्टर 12th।
क्योंकि इसी टाइम में आपका बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा, आपकी फील्ड डिसाइड हो जाएगी। इस टाइम को मत खो हाथ में। फ्रेंड्स सब रहेंगे, और सच बताऊं फ्रेंड्स उसके ही रहते हैं जो बहुत राइज करता है। जिसके पास सबसे कम टाइम है अपने फ्रेंड्स को देने का, फ्रेंड्स उसके ही रहते हैं। जिसके पास फालतू है, जो वेल्ला घूम रहा है फ्रेंड्स के लिए, उसके पास उसकी इज्जत भी कोई नहीं करता। वेल्ला है यार, जब देखो तब आ जाता है। मान जाना, नहीं तो आने वाले 5-6 सालों बाद बहुत अफसोस हो, बहुत अफसोस होगा। चलिए फिलहाल अगर मान पाए तो अच्छी बात है बच्चे। फिलहाल तो मेरे 12th का रिजल्ट, चलो बाकी सब्जेक्ट तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, केमिस्ट्री पे ध्यान देके उसका अच्छा दिला दो, ठीक है। 80% आई प्रॉमिस यू कहीं नहीं गए अगर आपने करा, और 20% तुम्हारा अपना एक व्हाट यू कॉल, आपका अपना एक स्ट्रिंग होगा, जो तुम्हारी एक सेल्फ मेहनत लगेगी। वो तुम देखना तुम कितना मतलब फेवरेबल रिजल्ट्स आने वाले हैं। मतलब जो कहीं पे भी नहीं थे, मैं बता रही हूँ, उनका अखबारों तक में रिजल्ट छप जाता है बेटा। जो मतलब कहीं पर 10th में कोई मामूली रहे, मेरे ख्याल से 75% होल्डर पर इतना, और मामूली तो नहीं, मतलब अच्छा होता है 75 भी, बट इतना नहीं जितना उसने 12th में करके दिखा दिया। 95% होल्डर था बेटा वो, जिसकी मैं बात बता रही हूँ। वह एग्जाम्पल्स खुद ही सेट करने पड़ते हैं। और कोई घर में अगर हो आपका, तो उससे कहो आपकी ड्यूटी लगाए, आप जो रजिस्टर में लिखते हैं आपका यूं पकड़ के सुन ले। टिल माई एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री बहुत आगे की बात है बेटा ये। मेरी मदर इज पीएचडी फ्रॉम हिंदी। मैं अपने नोट्स बनाती थी रजिस्टर्स के अंदर, क्योंकि एमएससी में कोई टीचर्स नहीं होते जो कोचिंग देते, तो हमें अपनी केमिस्ट्री का खुद बनाना पड़ता था। मेडिसिनल केमिस्ट्री वाज टफेस्ट सब्जेक्ट दैट आई हैड। मेडिसिनल केमिस्ट्री में फार्मा की चीजें आती हैं, तो उसमें मैंने ली थी। मैं क्या करती थी, रजिस्टर बना के, जैसे मेरे एग्जाम है 2 दिन बाद एग्जाम है, मैं अपना रजिस्टर मम्मी के हाथ में देती थी। दो माई मदर यूज टू से यार मुझे क्या सुना रही है, मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ, हाउ डू आई नो। मैं कहा आप सब सुन लोगी, आप अब पकड़ो। बिलीव मी मेरी ये बात, मैं पकड़ाती थी उन्हें और मैं सुनाती चली जाती थी। मैं कहती थी मम्मी मार्क कर देना जो चीज मेरी गलत है। मैं अब भी एमएससी तक सोचो, आई यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ हर बहुत ज्यादा। और कुछ भी कहो, बहुत रोल है उनका मेरी लाइफ में। मैं जो भी कुछ मैंने कमाया, जो भी कुछ मैंने किया, उनका बहुत बड़ा रोल है। एंड शी कॉन्ट्रीब्यूटेड टाइम विद मी। नो मदर फादर वुड से भाग यहाँ से, मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं सुनने का। नो मदर फादर वुड एवर से। और इफ यू हैव अ गुड somebody good at home like your elder brother or sister, ask them। पढ़ने वाले को कौन रोक सकता है यार, और ना पढ़ने वालों को यार बहाने ही बहाने। तो करिएगा बच्चे, ठीक है, कोशिश कीजिए। ग्रैब योर मदर। आई डोंट थिंक सो योर फादर मस्ट हैव टाइम। इफ योर मदर इज अ होम मेकर, देन यस शी कैन सॉर्ट आउट सम टाइम फॉर यू। यस मैम। इसका क्या कहते हैं, यस मैम, ओके। चलो लेट्स वर्क ऑन इट नाउ। तो हमारे पास बेटा लास्ट पॉइंट पे हमने ये किया कि डेल्टा एफ यहाँ पे 100 आ जाएगा इस पूरे फॉर्मूले के अंदर, अगर ये चीज मेंशन है तो। अब बस दो थ्योरी की बातें और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पे, डेल्टा टीएफ और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is measured by बेकमेन्स मेथड और एक है रैस्ट मेथड। सिर्फ इनके नाम याद करने हैं बेटा, नो फर्दर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब तुम एक ट्रे में पानी भरकर फ्रीजर में रखकर आते हो, क्या जमता है? पानी जमता है। अरे ट्रे थोड़ी जमती है, क्या जमता है? पानी जमता है। जब तुम पानी के अंदर नमक डालकर, थोड़ा थोड़ा नमक डाल के स्प्रिकल करके, उसके बाद ट्रे को फ्रीजर में रखकर आते हो, तब क्या जमता है? हम्म। अर्जुन जो तुमने बात कही है बेटा, ये दिमाग में आती है, दैट्स वेरी ऑब्वियस, बिल्कुल बात है ना। लगता है मैम पानी नमक, नहीं, सिर्फ पानी जमता है। सिर्फ पानी जमता है, नमक नहीं जमता, नमक बेचारा ट्रैप हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो प्लीज जरा पॉइंट को लिखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द component that solidifies at freezing point, ऐसे लिखना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के केस में,
is only solvent molecules. जो कंपोनेंट सॉलिडिफाई होता है जब भी फ्रीज करने जाते हो वो हमेशा लिक्विड कंपोनेंट होता है बेटा, चीनी और नमक नहीं जमते, वो ट्रैप होते हैं. इज दैट क्लियर डियर? As delta TF is directly proportional to molality, so delta TF is a colligative property. मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाता है ना, जहां पे भी एन सॉल्यूट आता है मतलब गिनती, पार्टिकल्स की गिनती के ऊपर निर्भर कर रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की क्वांटिटी के ऊपर. तो जहां पे भी एन सॉल्यूट आ जाता है ऐसे मोलालिटी में आ जाता है, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं? दैट इज अ colligative property. What were colligative properties here? You just gave the test. What were colligative properties? कितनी हमने पढ़ी हैं? 4 पढ़ी हैं. And what was it? Definition में अगर आ जाऊं तो which depends, बता बता. Quantity which depends upon the quantity of solute particles, not their quality. उनके लिए quality matter नहीं करती, उनके लिए numbering matter करती है. ठीक है? With this बेटा we have completed this part. इतना पार्ट हमने पूरा कर लिया है. कल से हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे. गॉट इट डियर? तो कल मैं फॉर्मूला रिवाइज करके फिर न्यूमेरिकल्स आपको कराऊं. ओके, तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो. गुड बाय फॉर नाउ एंड प्लीज डू कीप इन माइंड बेटा, तुम्हें 12th में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आना है. राइट दैट डाउन इन द वेरी ऑन द वेरी बोर्ड ऑफ योर रूम. अपने लिए जिस रूप में अपने आप को देखना चाहते हो, लाइक डॉक्टरी के रूप में देखना चाहते हो, एक अपने आप को कोट पहनाओ डॉक्टर का, वहां पे रखवाओ, मतलब वहां पे टांग दो, या किस भी रूप में चाहते हो वो स्लोगन्स लिखो. इट विल बूस्ट यू. अपने करियर के ऊपर काम कर लो, सब कुछ मिल जाएगा. मगर आज से 10 साल बाद करियर वापस नहीं मिलता, वो बहुत रेयर चांसेस में मिलता है. इज दैट क्लियर? या प्लीज वर्क ऑन फॉर योर सेल्फ. चलिए, गुड बाय फॉर नाउ.